सेना को रूस ने नया एयर डिफेंस दिया है। रूसी मिसाइल इग्ला एस भारतीय सेना को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना फॉरवर्ड पोस्ट पर मिसाइल को तैनात किया है। भारतीय सेना ने रूसी मिसाइल से दुश्मन के विमान को मार गिराएगी सेना। रूस भारत को देगा नई एयर डिफेंस मिसाइल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से कई ऐसे बड़े देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में, और ऐसे में रूस अब भारत को नया एयर डिफेंस मिसाइल देगा। भारतीय सेना को रूस से नया एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रूसी मिसाइल इग्ला एस भारतीय सेना को मिली है। काफी खूबियां हैं इसकी इग्ला एस मिसाइल की। रूसी मिसाइल इग्ला एस जो भारतीय सेना को मिली है, अब उसको तैनात किया जाएगा। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान जो लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, नापाक साजिशें कर रहा है और यहां पर बौखलाहट की वजह से, खौफ की वजह से लगातार बयानबाजी कर रहा है। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर, भारतीय सेना के लिए रूसी मिसाइल इग्ला एस भारतीय सेना को मिली है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। जल्दी से मैं बता देती हूँ, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट, जो कि स्टूडियो में ही है। दीपक वोरा, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्रुव पाठक हमारे साथ इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं, और साथ ही राम कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, आपके पास में आते हुए, पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय सेना के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। भारतीय सेना को रूस से एक नया एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। रूसी मिसाइल इग्ला इस भारतीय सेना को मिली है। इस मिसाइल की क्या कुछ खासियत है और किस लिहाज से सर भारतीय सेना के लिए अच्छी खबर है? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है इसकी खासियत तो है ना, पाकिस्तान से पूछनी चाहिए, बिकॉज ये उन्हें क्लैरिटी है कि इसके ऊपर मामला क्या है, ये क्यों आई है, किस लिए आई है, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। देखिए, हमारा ये जो लकीर बढ़ाने का, हम अपनी जो लकीर बढ़ा रहे हैं वो हम हर तरफ बढ़ा रहे हैं। अगर हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहे हैं, इसी तरह अगर इग्ला हम रशिया से ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास चॉइस होगी कि येस हम इसे अपने यहाँ लेटर ऑन मैन्युफैक्चर कर पाएँ, हमारी इकॉनमी में इजाफा आ पाए जब हम इसे एक्सपोर्ट कर पाएँ, जैसे ब्रह्मोस के केस में हुआ है। इग्ला अपने आप में एक वो सिस्टम है जिसका मुझे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इवन चाइना उसके ऊपर ध्यान दे रहा होगा कि किस तरीके से इग्लाज आपके पास आ रही हैं। इसकी काबिलियत क्या है क्या नहीं वो छोड़ दीजिए। आज की तारीख में इंडिया एक हाथी की चाल पर चल रहा है। हमारी जो मदमस्त चाल है ना, वो हमारे लिए है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को डराने की ज़रूरत है। डर तो अपने आप चल रहा है। आप एक बात बताइए, हम अगर टेररिज्म के खिलाफ जा रहे हैं तो पाकिस्तान परेशान में है। वो चाइना बोलता है इंटरनेशनल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आप करिए ना, जहाँ उगली आर्स का आपने क्या किया हुआ है चाइना में, आप करिए ना पाकिस्तान में कि इमरान खान के खिलाफ में कितने लोगों को आपने मारा हुआ है। आप करिए ना खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है, आप करिए ना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप करिए ना सिंध क्यों अपने आप में बॉयल पर है। करिए निष्पक्ष जांच, सारी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। देखिए, निष्पक्ष जांच जो है ना, ये एक बड़ा अच्छा इंटरनेशनल वर्ड है। जब मेरे यहाँ टेररिज्म होता है तो आप निष्पक्ष जांच करेंगे, आपके यहाँ जब होता है टेररिज्म तो वो टेररिज्म बन जाता है, इसलिए आप उसको एलिमिनेट कर देते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने दिया भारत को समर्थन। भारत को पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का अधिकार, भारत को रोकने का सवाल ही नहीं है। जॉन बोल्टन कहते हैं कि पहलगाम में कायराना हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की तरफ से, अमेरिका की तरफ से पूरा एक समर्थन मिला। अमेरिका के पूर्व एनएसए ने भारत को समर्थन देते हुए कहा कि भारत को पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं जॉन बोल्टन। They were confident that this had emanated from Pakistani soil and that the government of Pakistan had failed to prevent the attack from taking place or had actually assisted it, that India had every right to act in self-defense. And I think the same principle applies here. I do think it's in India's interest to be able to demonstrate as convincingly as possible what the circumstances were to justify a military response, if that's what they decide to do. Nobody wants to see a wider conflict in South Asia, but the threat from terrorist attack is something that
that nobody has to live with, and that's why response and self-defense is fully permissible. और हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट है दीपक वोरा सर, आपके पास आते हुए। दीपक वोरा सर, अब पाकिस्तान क्या करेगा? पहले तो ब्रह्मोस से ही डर लग रहा था, अब नया एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल गया, अब अमेरिका की तरफ से भी यह कह दिया गया है, जॉन बोल्टन कह रहे हैं कि भारत को रोका ही नहीं जा सकता और ये हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। अब पाकिस्तान क्या करेगा? बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी मैंने कर्नल साहब की बात सुनी और फिर जॉन बोल्टन साहब, जिनको मैं जानता हूं, ये क्या जो कह रहे थे इस समय 9/11 के बाद इन्होंने कहा था, और सुन लीजिएगा, ये इन्हीं के शब्द थे, रेडिकल इस्लाम को दुनिया से मिटा देना चाहिए। ये इनके शब्द है, मैं नहीं ये कह रहा। अब मैम मेरा सवाल आपसे ये है, और कर्नल साहब यहाँ बैठे हैं, कई देशों में मैं आपका राजदूत रहा हूँ, बहुत से देशों में मैंने काम किया है। अल्टीमेटली क्या होता है मैम, मिलिटरीली आप अपने जो करना चाहेंगे आप करेंगे, लेकिन किसी देश या हुकूमत को शायद किसी देश को तोड़ा नहीं जाता ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री एक्शन, तोड़ा जाता है आर्थिक व्यवस्था के रूप में। मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, ये मैंने बहुत से देशों में देखा है मैम, ये मैंने पाकिस्तान में भी देखा है, ये मैंने बुर्किना फासो में देखा, सूडान में देखा है, जिम्बाब्वे में देखा है, लीबिया में देखा है। जब आपकी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर हो जाती है, उस समय देश डगमगाने लगता है। सोवियत संघ का तो मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल है। अल्टीमेटली अफगानिस्तान में उसको वहां के लोगों ने जो किया तो वो किया था, उनकी इकोनॉमी इतनी कमजोर हो गई थी कि उनका टूटना लाजमी था। पाकिस्तान की भी यही हालत है। अब मैम कराची स्टॉक एक्सचेंज टूट रहा है, इट्स फॉलिंग एवरी डे, क्योंकि लोग घबरा गए हैं वहां पैसा रखना है कि नहीं रखना है। सो ये जो इकोनॉमिक स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान जो मर्जी धमकियां दे, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये है वो है, आप अपनी आर्थिक व्यवस्था न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ कैसे ऊपर लाओगे मैम? अगर आप धमकियां देते जाओगे, जो $1-2 आने थे साल के खैरात में आपके पास, वो भी नहीं आएंगे। ये तो हर चीज पे न्यूक्लियर धमकी देते हैं। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर जापान इन्वेस्ट नहीं करेगा तो जापान को बोलेंगे जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, आके इन्वेस्ट करो। दिमाग खराब हो चुका। इंसैनिटी ऑफ ठीक है सर, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। पाकिस्तान ने फिर से परमाणु हमले की धमकी दे दी है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली की धमकी, भारत ने हमला किया तो परमाणु हथियारों से जवाब देंगे, इस बार पूरी ताकत से भारत को जवाब देंगे। खालिद जमाली कह रहे हैं कि इस बार पूरी ताकत से भारत को जवाब देंगे, अगर भारत ने हमला किया तो परमाणु हथियारों से जवाब दिया जाएगा। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली की ये बड़ी धमकी, और एक बार सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। Well, when it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. And I'll stop there. तो राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं रामकुमार जी। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली जो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई भारत ने अगर कुछ किया तो हमारे भी परमाणु हथियार तैयार हैं। इनके जो नेता हैं वहां पर भी जब राजनीतिक सभाओं को संबोधित करते हैं, बार बार परमाणु की धमकी दे रहे हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए? नमस्कार, जय हिंद। मैं दोनों कर्नल साहब और मैं राजनीतिक को नमस्कार करता हूँ। देखिए, इसको उनके पास अगर परमाणु तो हमारे पास क्या फूलों का बम है? हमारे पास भी तो उनके पाव आधा किलो के, हमारे पास तो टनों के हैं, तो उसका जवाब देंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से उनके पास कुछ नहीं है कि वो अपनी चीज को बचा पाए। हमारे पास नमो मिसाइल, हमारी खुद की मिसाइलें खड़ी हो रही है, उनके पास तो डीजल के पैसे नहीं है। डीजल के उनके चाइना से पैसा आएगा तो डीजल आएगा, वो 3 घंटे से ज्यादा टिक नहीं सकते लड़ाई में, ये हमारे कर्नल साहब जानते ही हैं। खाली गीदड़ भपकी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें बचाइए, जाके वहां पे हम ख्वाजा यूनुस कहते हैं कि हम तो आपके लिए 30 से 33 साल 3 दशकों तक आतंकवाद का बिजनेस किया है, धंधा किया है, तो आप अभी मुझे इस आतंकवाद के ग्रह से निकालिए। वहां पे दूसरे एक पार्टी के उनके बड़े नेता वो भी कबूल करते हैं कि आतंकवाद से हमारा रोजगार है, हमारा बिजनेस है। तो जिसका बिजनेस है उसको क्या डर है? लेकिन पाकिस्तान के हर लोगों को कहना चाहूंगा कि भारत के पास भी न्यूक्लियर है और पावरफुल है, हमारे पास हर चीज है। हर चीजों को 10, 11, 12 सालों में बहुत मजबूती से नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, क्योंकि पहले के जो हमारी सरकारें थी उसमें क्या सदन में कहा गया था और आज सदन में क्या हो रहा है, और रक्षा क्षेत्र में जितनी भी कमियां थी उसको पूरा किया जा रहा है और तत्काल दृष्टि से पूरा किया जा रहा है। साथ साथ रक्षा क्षेत्रों के बॉर्डर पे भी
हमारे हेलीपैड्स हैं, सड़कें हैं, हमारी बड़ी बड़ी 6-8 लाइन की सड़कें हैं। अभी आपने देखा होगा कि यूपी में 8 लाइन सड़क पे हमारी जो टेस्टिंग हुई है कि उन्हीं को दिखाने के लिए, और डर के मारे इतना उनका खर्च हो रहा है, वो खर्च भी वहन करने की कैपेसिटी उनकी नहीं है आज की तारीख में, फिर भी वही डर ठीक है सर, महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं कि 3 घंटे भी जिस पाकिस्तान के अंदर हैसियत नहीं कि भारत के सामने टिक पाए, वो गीदड़ भपकियां दे रहा है और परमाणु को लेकर लगातार डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसे पता नहीं है कि परमाणु का जो वो जिक्र कर रहा है भारत उसको कैसे मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। लेकिन पहले एक बार मैं ग्राफिक्स समझा दूं, 96 घंटे में पाकिस्तान क्या सरेंडर करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है पाकिस्तानी सेना की तैयारी पर। खुफिया रिपोर्ट, पाकिस्तान की युद्ध लड़ने की क्षमता सिर्फ 4 दिन है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 4 दिन में ही हार जाएगा, घुटने टेक देगा और उसके बाद इस तरह की गिदड़ भपकियां पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, आप देखिए क्षमता जो है वो 4 घंटे की पाकिस्तान को दिखती है, इतना ही, 4 दिन का ही बस गोला बारूद जमा है। उसके बाद क्या करेगा, घुटने टेकने ही पड़ेंगे। पाकिस्तान को पता है कि उसकी हालत क्या है भारत के सामने, इसलिए बार बार रात में भी, आधी रात में भी इमरजेंसी असेंबली सेशन बुलाया जा रहा है, मीटिंग की जा रही है। कभी किसी को बड़ी जिम्मेदारी पदभार की दे दी जाती है, जिसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। वो बार बार कर्नल शैलेंद्र बोल रहे हैं कि इस तरीके से हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं, अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ, ध्रुव पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि देखिए स्ट्राइक तो होगी ही, सेना जो करेगी वो तो बाद में होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक स्ट्राइक पाकिस्तान पर हो रही है, चौतरफा मार जो पाकिस्तान पर पड़ रही है, चाहे वो वाटर स्ट्राइक हो या और भी चीजें हो, उससे पाकिस्तान की कमर ज्यादा टूट गई है। और अब तो ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 4 दिन का ही असला बचा है पाकिस्तान के पास। धन्यवाद, मैं कब से सुन रहा था। पाकिस्तान अभी 7 मिलियन अभी FATF के उसका डेप्थ पड़ा है। अभी उसके रिसेंटली उसके पाकिस्तान से जो फॉरेन मिनिस्टर वो चाइना से बोल रहे कि 1.4 अरब की हमको मदद दे दो, क्योंकि भारत के सामने वो टिक पाए। उसकी हैसियत ही नहीं है कि 3 दिन से ज्यादा हमसे वो वॉर कर पाए, और आपस में ही अंदर अंदर इतना उनका विरोध है कि हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ आंदोलन हो रहा है कि भाई आप इंडिया से वॉर मत करो। 5000 से ज्यादा उसके आर्मी के लोग सेना छोड़ चुके हैं कि भाई हम लोग लड़ने में सक्षम नहीं है तो हमें लड़ना नहीं चाहिए। FATF की ब्लैक लिस्ट की कगार पे खड़ा है, इसलिए पाकिस्तान वॉर की हिम्मत नहीं कर रहा है, वो गिदड़ धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की अभी हिम्मत ही नहीं है कि इंडिया के सामने वॉर कर सके, इसीलिए उसके जनरल है वो अमेरिका के पास गए थे कि भाई कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन भारत का स्टैंड देख के अमेरिका ने भी उसको कुछ भी हेल्प करने से मना कर दिया। सऊदी कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। UAE पूरी उसकी जो फाइनेंशियल फंडिंग था वो पूरा रोक के बैठा है। पाकिस्तान का पूरा जो चेहरा था वो वर्ल्ड के सामने बेनकाब कर दिया। जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया है। इसलिए पाकिस्तान के पास अभी आपकी चैनल पे दिखा रहे हैं कि भाई उसको प्रत्यार्पण करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ऐसी हालत है, वॉर करने की सिचुएशन में पाकिस्तान जरा भी नहीं है। उसकी फाइनेंशियल, इकोनॉमी और डिफेंस, किसी भी सिचुएशन में पाकिस्तान इंडिया के सामने टिकने के लिए उसकी कैपेसिटी नहीं है। ध्रुव पाठक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्ट्राइक भी झेलनी पड़ रही है, डिजिटल स्ट्राइक, इसके अलावा वाटर स्ट्राइक, और अलग अलग पैमानों पर भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया है। भारत को आग दिखाने वाले पाकिस्तान की हवा निकल गई है, क्योंकि जो पाकिस्तान भारत को जंग की हेकड़ी दिखा रहा था, उसकी सेना की जमीनी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पास चंद दिनों का गोला बारूद। भारत से जंग हुई तो मिट जाएगा आतंकिस्तान का वजूद। जी हां, जो पाकिस्तान भारत को हेकड़ी दिखाता है, जिसके नेता भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, असल में वो बस यही खैर मना रहा है कि किसी तरह से युद्ध टल जाए, क्योंकि वो भी ये बखूबी जानता है कि भले ही वो जंग चिल्ला रहा हो, लेकिन अगर भारत के साथ उसका सामना हुआ तो वो कुछ महीने या हफ्ते तो छोड़िए, चंद दिन भी नहीं टिक सकेगा। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पहले ही अपने घुटनों के बल आ चुका है, और अब जैसे पाकिस्तान की जनता दाने दाने के लिए मोहताज है, वैसे ही उसकी सेना गोला बारूद के लिए तरस रही है। दरअसल एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है
कि पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद की भारी कमी है। कथित तौर पर वो सिर्फ 4 दिनों तक युद्ध झेल सकता है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा भी गोला बारूद की कमी की बात को स्वीकार कर चुके हैं। जंग हुई तो 5वें दिन ही पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना होगा। पाकिस्तान की यह हालत यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार बेचने और पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता घटाने के चलते बनी है। दरअसल पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसके बाद बढ़ते कर्ज और घटते विदेशी मुद्रा भंडार ने उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया, जिसने उसे सेना के गोला बारूद का सौदा करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने ब्रिटेन के साथ गोला बारूद की डील की, जिसके तहत ब्रिटेन ने पाकिस्तानी सेना के हथियार खरीदे और फिर इस गोला बारूद को यूक्रेन को सप्लाई किया। फरवरी मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने 2,30,000 से ज्यादा 155 mm गोले और दूसरे हथियारों का निर्यात किया। 2022-23 में निर्यात बढ़कर $415 मिलियन हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 3000 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान ने हथियारों का सौदा करके कुछ पैसे तो जुटा लिए, लेकिन अब उसका खामियाजा उसकी सेना भुगत रही है, क्योंकि इससे उसकी सेना की तैयारियों को तगड़ा झटका लगा है और भारत के सामने उसकी हालत और ज्यादा खस्ती हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है और मिलिट्री हमले से पहले ही एक एक करके हर मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। अब पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि जंग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बड़ी और मजबूत तैयारी करने से जीती जाती है। लेकिन जो देश अपनी सेना का गोला बारूद बेचकर उसका पेट पाल रहा हो, वो भला भारत जैसी महाशक्ति का सामना कैसे कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, पाकिस्तानी सांसद शेर अफजल खान का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटेंगे। शेर अफजल का ये बयान है, जंग छिड़ी तो मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी सांसद भी डर गए। सुनिए आप। इन हालात बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। दीपक बोरा जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन कर्नल सिंह, ये आप सुन रहे हैं पाकिस्तानी सांसद शेर अफजल खान का बिल्लियों वाला बयान निकल कर आ रहा है। इतना डर गए हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटेंगे और ऐसे में मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। फिर किस बात की एकड़ी दिखाता है? पाकिस्तान सिर्फ बोलता रहेगा, इसको पता है कि भारत बोलने में नहीं करने में विश्वास रखता है। देखिए, ये ना एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर कोई बेचारा सच भी बोल रहा है तो अब हम उसको बुरा मान रहे हैं। अब देखिए, उसने सच्चाई तो कम से कम फेस करी कि यस वो भाग जाएगा। एक्चुअली अगर आप एक बात बताइए, ये जो भागने वाला मामला है, ये सिर्फ मुनीर की फैमिली भाग सकती है? ये कुछ मिनिस्टर्स की फैमिली भाग सकती है? सिर्फ कोर कमांडर्स की फैमिली भाग सकती है? ये तो जाती हो गई। अब उस बेचारे ने खुद एडमिट कर लिया तो उसने बुराई क्या किया? और जहां तक अभी आप ये जो बता रहे थे ना 155 mm का जो शेल है, ये भी पाकिस्तान ने बड़ी इंटेलिजेंट काम किया है। पता है क्यों? आप इनको फायर कर कर भी तो लड़ाई हारोगे, तो कम से कम इनको यूक्रेन भेजकर 2 पैसे कमाओगे और वो 2 पैसों में से आर्मी वाले अपना जो 30% कट है वो ले लेंगे। वो उन्होंने जो नया घर, देखिए ये सारा चीज़ें पाकिस्तान में प्लान्ड हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में पाकिस्तान आर्मी क्लियर है। यस, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि चाहे वो 4 दिन खड़े, मैं तो कह रहा हूँ 4 दिन खड़े तो वो होगा ना जिसका सिपाही नहीं भागेगा। आपकी जो बॉर्डर पोस्ट है उस पर से सिपाही भाग गए, मैंने नहीं कहा ये उनके वहाँ है, और इसका प्रूफ मांगते हैं हर एक कोई। वो झंडा क्यों ले गए अपने साथ? कम से कम झंडा छोड़ जाते कि चलो जी हमारा पाकिस्तानी पोस्ट है। लेकिन सर यहाँ पे तो ये हो रहा है, चूहा भाग बिल्ली आई, रोज यही सोचते हैं और अब तो ये कह भी रहे हैं चूहे जो पाकिस्तान के हैं वो सब भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, खुद से एडमिट कर रहे हैं कि मैं भाग जाऊंगा। दीपक बोरा सर। या मैम, थैंक यू। सही बात यह है कि डर बहुत है ना, इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी, पागलपन होता है जब आप अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। मैम, इफ यू गिव मी अ मिनट, आई जस्ट वांट टू रीड आउट अ मैसेज मेरे पास अभी आया, आप कंफर्म कर दीजिएगा ये सही है कि नहीं। ये एक वहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी थे, न्याजी साहब, इमरान खान न्याजी। तो ये एमिरेट्स पाक एमिरेट्स मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है,
मैम उनको वहां ले जाया गया था, और मैं बड़े ध्यान से कह रहा हूं मैम, अगर गलत है तो प्लीज चेक इट आउट। वहां पे डॉक्टर्स ने कहा है कि इनके साथ बलात्कार हुआ है, एनल रेप जी। पीछे से, फिशर्स हैं, हेमोरॉइड्स हैं, ये इस चीज में बड़े तेज हैं मैम। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को आप लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, अगर ये सच है, और फिर आप धमकियां देते हैं पूरी दुनिया को कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, न्यूक्लियर है, ये है। अरे पहले अपने दिमाग को तो सही करो, पहले अपनी मोरालिटी तो समझो। अगर वो भी नहीं है तो ये लोग क्या करेंगे मैम? आर्थिक व्यवस्था में आपको बताना, जो हमने स्ट्राइक किया है, अभी तक इनको एहसास नहीं हो रहा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने